बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क ऑनलाइन लर्निंग कैपेसिटी बिल्डिंग के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारा ये कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट www.sdgsan.com इस पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेंशन किया गया ये नीचे नंबर है। और इस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आज का हमारा सेशन होगा अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स। सो ये इकोसिस्टम है, यानी कि इसको आप दो हिस्सों में पढ़ें। एक पूरा निज़ामे हयात हो या पूरा ओवरऑल कोई भी किसी चीज का एक सिस्टम है तो उसको तो हम सिस्टम कहते हैं। इको माहौल के बारे में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माहौल का एक अपना पूरा निजाम है जो वो चल रहा है खुद से। जिस तरह हम कहते हैं कि कायनात का एक अपना निजाम है, सूरज निकलता है और दिन होता है, फिर इस तरह से हम सारे इंसान मिलकर अपना काम जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो चलती रहती हैं, फिर रात होती है और फिर इस तरह से इंसान सो जाता है, सुकून करता है और अगले दिन तरोताजा होके ताजा दम होके नए दिन से नए काम के लिए आगाज वो कर देता है। सो ये हम एक सिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम भी इसी तरीके से एक निजाम है जो अपना एक सर्कुलेशन में चल रहा है, कुछ चीजें ले रहा है, कुछ चीजें दे रहा है। सो दिन में अगर कुछ वो चीजें लेता है तो रात को वो चीजें देता है, रात को वो कुछ चीजें लेता है तो दिन को वो चीजें कुछ देता है, जमीन से कुछ लेता है तो जमीन को कुछ देता है। सो ये एक इकोसिस्टम है, माहौल का अपना एक निजाम चल रहा है। इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है और अगर इस इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी लाइफ जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, ये हमारा माहौल, क्योंकि मरीख पर जिंदगी क्यों नहीं है, मश्तरी पर जिंदगी क्यों नहीं है, चांद पर जिंदगी क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर माहौल नहीं है। सो इको का होना, मौजूद होना और एक सेहतमंद इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। सो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है हमारी निजाम जिंदगी को सपोर्ट करने वाला एक जरूरी एक प्लेटफॉर्म है। सो इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ सर्विसेज हमें देता है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि एक यहां पे देखें कि अगर एक घर है या एक ऑफिस है, उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, या एक बैंक है तो उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। अब इस सिक्योरिटी गार्ड का क्या है, उसके फंक्शन है कुछ, यानी कि उसको राइफल चलाना आती हो, उसको बंदूक चलाना आती हो, वो चीजों को देख सकता हो। ये जो एक इंसान है जिसको आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए मामूर किया हुआ है, इसके अपने कुछ फंक्शन हैं, यानी कि ये नजर को घुमा सकता है, सोच सकता है, सुन सकता है, गाइड कर सकता है, खतरे को महसूस कर सकता है। ये इंसानी नेचर के जो उसके फंक्शन है, हम उसको क्या कहते हैं, ये वो चीजें हैं जो कर सकता है। अब यहाँ पे ही हम कोई मशीनरी ला के खड़ी कर दें या एक दीवार बना दें ताकि कोई भी इसकी रिस्क ना हो बैंक के लिए, तो वो ये काम नहीं कर सकता जो एक इंसान अलर्ट होकर कर सकता है। जब दीवार खड़ी करेंगे तो दरवाजा ही बंद हो जाएगा, ना आने वाला होगा ना जाने वाला, निजाम रुक जाएगा। सो ये एक इंसान के फंक्शन है कि उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो राइफल चला सकता है, वो लोगों को देख सकता है, खतरे को महसूस कर सकता है। ये क्या चीजें हैं, फंक्शन है। और इसकी जो सर्विसेज हैं वो ये करता है कि जो भी लोग आने वाले हैं उनकी तलाशी लेना और किसी से खतरा महसूस हो उससे पूछगछ करना और उसको रोकना, उसकी आइडेंटिटी पूछना। सो ये वो सर्विसेज हैं और सपोर्ट करता है इस बैंक की सिक्योरिटी को। ये खुद क्या चीज है, तो इसी तरह से इकोसिस्टम भी खुद कुछ है, उसके जो फंक्शन है बाय नेचर वो जो कुछ करने की सलाहियत रखता है, हम उसको इकोसिस्टम इको के फंक्शंस कहेंगे। और जो वो चीजें हमारे लिए कर रहा है, जिस तरह से ये चौकीदार, ये वॉचमैन बैंक के लिए सर्विसेज दे रहा है, उसको सिक्योर कर रहा है, तो इसी तरह से इकोसिस्टम हमें कुछ चीजें दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, खिदमात हमारी कर रहा है। सो इस हवाले से इन दोनों चीजों का समझना जरूरी है और इन दोनों चीजों की क्या अहमियत है इसका भी हम तज़किरा करेंगे और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे अपने टॉपिक को। सबसे पहले समझना कि इकोसिस्टम क्या है, यानी कि माहौलियाती निजाम का माहौलियाती निजाम है क्या।
एन इकोसिस्टम इज अ कम्प्लेक्स, ये सादा नहीं है, ये कम्प्लेक्स है। जितना हमें दिखता है इतना सादा नहीं है कि पौधे हैं और पानी के तालाब वगैरह हैं तो ये बस इकोसिस्टम हो गया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। एक दूसरे का शिकार करता है तो दूसरा तीसरे का शिकार करता है, तीसरा उसका शिकार कर लेता है। आगे चलते चलते वो खुराक बनते हैं और आगे चल के ये निजाम एक पूरा चलता रहता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जानदार निजाम है या जानदारों का एक पूरा कम्प्लेक्स नेटवर्क है, निजाम है जो एक दूसरे के साथ इनसार करते हैं। और इसमें क्या कुछ शामिल है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? प्लांट्स हैं यानी कि पौधे हैं, जानवर हैं, इसके अलावा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे भी जानदार चीजें हैं जो हमें बाद का नजर ही नहीं आती। करते क्या है ये? इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये इंटरैक्ट करते हैं। एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, और जहां पे वो रहते हैं उनका इन्वायरमेंट होना, मौजूद होना, यानी कि जहां जिससे वो कनेक्टेड होते हैं, इंक्लूडिंग उसमें क्या है? सॉइल, मिट्टी के साथ, पानी के साथ, और वहां की मौजूद एयर के साथ। जब हम इंसानों की बात करते हैं तो वो भी इन्हीं चीजों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, सॉइल के ऊपर, वाटर के ऊपर और एयर के ऊपर, और साथ में इकोसिस्टम इसका जरूरी एलिमेंट है जो लाइफ को जन्म देता है, लाइफ को बरकरार रखता है। सो इससे आगे चलें तो इकोसिस्टम्स आर डायनामिक, ये एक जगह पे रुका नहीं होता, ये बदलता रहता है और अपने आप को रिकवर भी करता है। इकोसिस्टम्स आर डायनामिक एंड ऑपरेट एज अ सिस्टम, यानी कंप्लीट एक सिस्टम के तौर पे ये चलता है। ये नहीं है कि उसका सिस्टम दरमियान से रास्ता काट दें तो वो चलता रहेगा, बल्कि वो ब्रेक होगा, कोशिश करता है कि वो रिकवर कर ले। जो चीज हम फर्ज किया पौधे काटते हैं तो पौधों की जगह दूसरे नए पौधे अपनी जगह लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनको खुराक ना मिले, उनको धूप ना मिले, उनको पानी ना मिले तो वो रुक जाते हैं, वो निजाम जो है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है। वेयर एनर्जी फ्लोज, यहाँ पे दोबारा से इकोसिस्टम्स आर डायनामिक एंड ऑपरेट एज अ सिस्टम, वेयर इसके निजाम के अंदर एनर्जी फ्लोज एंड मटेरियल साइकिल टू सस्टेन लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी क्या चीज है? इंसान को भी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो कहां कहां से एनर्जी लेता है? इंसान धूप पे बैठ जाए, सारी एनर्जी उसकी पूरी नहीं हो सकती, उसको खा पी कर चीजें, और ये खाने पीने की जो एनर्जेटिक चीजें आती है कहां से आती हैं? बात का तो फलों से, सब्जियों से, बीजों से, गंदम से, चावल से, ये सारी चीज होती है। एनर्जी फ्लोज एंड मटेरियल साइकिल टू सस्टेन लाइफ, यानी उसमें जो मटेरियल्स हैं वो साइकिल करते हैं, घूमते हैं, और इस तरह से जिंदगी बरकरार रहती है। ये पूरा इकोसिस्टम का फंक्शन रह जाता है। दे रेंज फ्रॉम स्मॉल लोकलाइज्ड इन्वायरमेंट लाइक अ पॉन्ड, यानी कि ये जो एक दे रेंज फ्रॉम स्मॉल लोकलाइज्ड इन्वायरमेंट, यानी कि एक छोटा सा इन्वायरमेंट जैसा कि एक तालाब है, टू लार्जर वंस सच एज फॉरेस्ट, पूरा एक जंगल है उसका भी निजाम है, पूरा एक समंदर है उसके अंदर भी एक निजाम है। इसी तरह सहरा में जाए, डेजर्ट्स हैं तो उनके अंदर भी पूरा एक निजाम है। तो से ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम्स बनाती हैं। अच्छा, इकोसिस्टम के जैसा कि मैंने फंक्शन का, एक सिक्योरिटी गार्ड के फंक्शन होते हैं, वो क्या क्या करने की सलाहियत रखता होता है, इसी तरह से इकोसिस्टम के भी कुछ फंक्शन है। इकोसिस्टम के फंक्शन से मुराद क्या है? इकोसिस्टम फंक्शंस रेफर टू द नेचुरल प्रोसेसेस, कुदरती वो प्रोसेसेस हैं, एंड इंटरेक्शंस, और वो एक दूसरे के साथ इन इल्हाक है, मुंसलिक होना, अटैच होना, लिंक होना, इंटरेक्ट करना, ताल्लुक वास्ता रखना, थ्रू विच इकोसिस्टम सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। इस इकोसिस्टम के जरिए से जो जिंदगी है वो जमीन पर कायम है, उसको बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। दीज फंक्शंस आर क्रिटिकल, ये फंक्शन जो इकोसिस्टम के हैं ये बहुत अहम है, बहुत क्रिटिकल हैं। इनको अब अगर निकाल दें तो जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर द स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि ये जो इकोसिस्टम के फंक्शन हैं ये इस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए भी कायम है। ये भी बहुत जरूरी है ताकि इकोसिस्टम भी मौजूद रहे। इस सिस्टम का, यानी कि इकोसिस्टम के फंक्शंस का फंक्शनैलिटी में रहना भी इकोसिस्टम के वजूद के लिए जरूरी है। यानी कि उसके फंक्शन करना रुक जाएगा तो इकोसिस्टम इटसेल्फ नहीं रह जाएगा, यानी कि फंक्शन करता रहना इकोसिस्टम का बहुत जरूरी है। सो की फंक्शन है इसमें क्या क्या है इकोसिस्टम के हवाले से? सबसे पहले तो हम ये इससे एनर्जी लेते हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, वो इस इकोसिस्टम से एनर्जी लेते हैं किसी न किसी हालत में। अच्छा, एनर्जी एंटर्स इकोसिस्टम्स प्राइमरीली थ्रू
फोटोसाइंथिसिस का अमल क्या है, जिसमें पौधा सूरज से जो रोशनी आती है उसकी मौजूदगी में जमीन से पानी लेता है, खुराक लेता है और खुराक बनाता है। ये होता है फोटोसिंथेसिस का अमल। और इसमें ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और ये रोशनी में ही अमल होता है। रात को फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। मैं साइंस का इतना अभी वो आगे स्टूडेंट नहीं हूं, मैट्रिक तक साइंस मैंने पढ़ी थी, सो इस हवाले से कहीं ना कहीं अगर फ्लॉ आ जाए, आप मेरे से बेहतर चीजों को समझते हो, तो आपने उसको अपने अंदर थोड़ी सी स्पेस देनी है। लेकिन जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे चीजें याद हैं, उसके हवाले से बात कर रहा हूं कि रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए पौधा जब जमीन से पानी लेता है और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है लेके अपनी खुराक बनाता है, तो और ऑक्सीजन का इखराज करता है, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब। अच्छा, यहाँ पे जब ये खुराक अपनी बना रहा है पौधा, तो ये ऑक्सीजन को खारिज कर रहा है, तो वही ऑक्सीजन इंसान के लिए जरूरी है। इसी तरह और भी जानवर हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। सो वेयर प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या आती है, केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इससे पौधा जो है वो अपनी खुराक बनाता है, वो फल की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, और वही फलों को, जो अनाज को जो ये पैदा करता है पौधा, उसको इंसान खाता है और एनर्जी हासिल करता है। दिस एनर्जी मूव्स थ्रू फूड चेन्स, फूड के चेन के जरिए से, एंड वेब्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, यानी प्लांट से निकलती है, प्लांट पैदा करने वाले, एंड कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स हैं और इसके अलावा कार्निवोर्स हैं, एंड डिकम्पोजर्स जो बाकी डिकम्पोजर्स हैं, पत्ते वगैरह गिरते हैं तो पत्तों को डिकम्पोज करते हैं। सो ये इस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल होता है, और वही चीजें जो उसके फूल हैं, पत्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही हैं और फिर फर्दर डिकम्पोज होती हैं और पौधा उनको दोबारा खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जो उसके अनाज होते हैं, जो उसके फल होते हैं, उसको इंसान इस्तेमाल करके एनर्जी लेता है। सो ये एक सिस्टम चलता है। अब दूसरी बात वही आ जाती है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, यानी कि खुराक का एक साइकिल होता है। खुराक पौधे पैदा करते हैं, इंसान खाता है, और फिर इसी तरह से वो चीजें साइकिल होती रहती है। इकोसिस्टम रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन का एक जो है वो साइकिल चलता है, नाइट्रोजन का एक साइकिल चलता है, एंड फास्फोरस थ्रू बायोकेमिकल साइकिल, यानी बायोजियोकेमिकल का एक साइकिल होता है, जिनके जरिए से कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक साइकिल चलता रहता है। इसके अलावा डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि पौधे के पत्ते हैं, फल हैं, वो गिरते हैं और उनको डिकम्पोज करने वाले छोटे छोटे हशरात होते हैं, वो करते हैं रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और ये चीजें फिर दोबारा लौट जाती हैं जमीन में फॉर रीयूज बाय प्लांट्स, और पौधे दोबारा जब उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है तो वही चीजें वो पौधा खाता है और फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए से अपनी वो जो फल है वो बनाता है, और इस तरह से वही एनर्जी के लिए यूज होता है इंसानों और जानवरों के लिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो इसका फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस। कुछ ऐसे बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो पौधों के अंदर, और इस प्रोसेस के जरिए से एक पूरा रेगुलेशन का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ये इकोसिस्टम रेगुलेट ग्लोबल प्रोसेसेस सच एज कार्बन साइकिल इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, यानी कि पूरा एक माहौल बनता है कार्बन साइकिल के जरिए से। दे आल्सो कंट्रोल वाटर साइकिल्स, यानी कि ये पौधे ही हैं जो वाटर साइकिल थ्रू इवेपोरेशन, यानी जो पौधों जो इवेपोरेशन पानी अगर बाहर निकलता है तो वो इवेपोरेट करके उड़ जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन है, यानी कि जो बुखारात बन जाता है, और प्रेसिपिटेशन, और एक नमी जो है उसका लेवल मेंटेन रखता है। और इस नमी के लेवल को कब जमीन को जरूरत होती है बारिश की, तो वो नमी ज्यादा हो जाती है और इस तरह से पोर हो जाती है वो बारिश के कतरे बनकर। सो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि इकोसिस्टम के वजूद के लिए जरूरी है, और इकोसिस्टम के जरिए से ही ये मुमकिन होता है। इसके अलावा हैबिटेट प्रोविजन, यानी कि रहने के काबिल जगह देना, हैबिटेट हो। हर जगह पे सहरा में हम नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे ना तो ऑक्सीजन होती है, ना पे वहां पे खुराक पे होती है। तो ये जहां पे पौधे होते हैं या जो एक जरखेज इलाके होते हैं, वहां पे जिंदगी बेहतर तरीके से चलती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हैबिटेट है। ये एक निज़ाम जिंदगी रहने के लिए हमें रहश की जगह मुहैया करता है इकोसिस्टम प्रोवाइड्स हैबिटेट्स फॉर डाइवर्स स्पेसीज, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के हशरात हैं, मुख्तलिफ अनवाह के जानवर हैं, जानदार हैं सारे, उनको ये पर करता है। सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी,
यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो जानदार हैं वो रहते हैं, एंड एनेबलिंग स्पेसीज इंटरेक्शन, और जहाँ पर मुख्तलिफ जो अशरात हैं या जो मुख्तलिफ स्पेसीज हैं, मुख्तलिफ अनवा के जानदार हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सच एज पोलिनेशन, यानी कि एक पौधा जो है वो अपना फल गिराता है या उसके जरिए से जो बीज होते हैं, तो पोलन जो है वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनको उठाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं और दोबारा पौधा उगता है, और पहले वाले पौधे की अगर मौत भी हो जाती है, कटाई भी हो जाती है, तो दूसरी जगह नया पैदा हो जाता है। एंड सीड डिस्पर्सल, और ये जो बीज होते हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये जानदार हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन के लिए जरूरी है कि इकोसिस्टम मेंटेन बैलेंस एंड रिकवर फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि ये एक सिस्टम अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करता है, एक तरतीब देने की कोशिश करता है, जितने भी जानदार हैं जिनके रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए या रहायश बरकरार रखने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इंसान इनको डिस्टर्ब करता है, सच एज नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमन इंटरवेंशन। जितना भी ह्यूमन इंटरवेंशन करे या नेचुरल डिजास्टर है तो अगेन से ये रिकवर करने की कोशिश करता है थ्रू प्रोसेस लाइक सक्सेशन एंड स्पेसीज एडेप्टेशन। तो मुख्तलिफ अनवा के जो जानदार हैं वो यहाँ पे अडेप्ट होते हैं, वो इस माहौल में रहने के काबिल अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए एक इकोसिस्टम के फंक्शन है। इकोसिस्टम के होने की वजह से हमें क्या फायदे मिलते हैं, हमें क्या सर्विसेज दे रहा है इकोसिस्टम। सो इनको हम कहेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज, माहौलियाती निजाम का जो खिदमात हमारे लिए कर रहा है इकोसिस्टम। सर्विसेज आर द बेनिफिट्स that human derive from ecosystem categorized into 4 main types। उसकी 4 फर्दर टाइप्स हैं। पहले नंबर पे प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि कुछ हमें खिदमात देता है, उन खिदमात में क्या कुछ शामिल है, यानी कि खुराक, क्रॉप्स, फ्रूट्स, फिश एंड लाइव स्टॉक, ये हमें इकोसिस्टम देता है। वाटर भी हमें देता है, फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। इसके अलावा रॉ मटेरियल जो टिम्बर है, फाइबर है और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे जिनसे दवाई बनती है, वो चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एनर्जी हमें देते हैं, बायोमास एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर वगैरह। ये सारी चीजें जो हमें सर्विसेज की शक्ल में एक इकोसिस्टम दे रहा होता है। दूसरे नंबर पे है रेगुलेटिंग सर्विसेज। ये जो सर्विसेज हमें दे रहा है इनको रेगुलेट भी करता है एक प्रोसेस की शक्ल में, वो चलती रहती हैं, मेंटेन रहती हैं, और इस इकोसिस्टम के होने की वजह से हर एक की जरूरत पूरी रहती है। सो ये सर्विसेज का रेगुलेट करना, प्रोसेस चलते रहना भी जरूरी है। सो ये इकोसिस्टम इसको रेगुलेट भी करता है। इन सर्विसेज को एक दफा नहीं हमें दी, बल्कि बार बार देने की पूरी कोशिश करता रहता है, एक पूरा प्रोसेस लेके चलता रहता है। दीज आर प्रोसेसेस दैट मेंटेन एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी। इसमें क्लाइमेट रेगुलेशन है, क्लाइमेट को अपनी रेगुलेट रखता है, एक रिदम में रखता है, एक जैसे सिचुएशन में बेहतर रखने के लिए कोशिश करता है, जो कि इंसानी जरूरत और बाकी जानदारों की जरूरत को पूरा कर सकता हो। फॉरेस्ट एंड ओशन एक्ट एज कार्बन सिंक्स, ये कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा एयर की क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ताकि हमें जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम दिन में इंसान निकालते हैं वो रात को जो वो दिन में जो है वो पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। जो जंगलात में पौधे हैं या बाकी कोई भी पौधा है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दिन को इस्तेमाल करते हैं, रात को वो अखराज करते हैं। सो ये प्लांट्स फिल्टर पोल्यूशंस, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर लेता है, जो इंसानों का अखराज की चीजें हैं जो नाकिस होती हैं उनको पौधे जो इकोसिस्टम है वो इस्तेमाल करता है, और अच्छी क्वालिटी जो इंसानों के लिए बाकी जानवरों के लिए जरूरी होती है उसको जो है वो पैदा करता है। वाटर प्योरिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है। जो वेटलैंड्स हैं, यानी कि ऐसी नरम या जो आप नम ज़्यादा मिट्टी है, नम ज़्यादा इलाका है जहाँ पे पौधे होते हैं, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। और वेजिटेशन का जो है ये सिस्टम हमें क्लीन वाटर देता है बाय रिमूविंग टॉक्सिन्स, यानी कि जो वेटलैंड होगी जहाँ पे केमिकल का पानी आएगा, वो जो टॉक्सिन्स हैं, जो केमिकल की चीजें उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, या जो टॉक्सिन्स हैं या केमिकल की चीजें उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरह से जो वाटर प्यूरिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है और प्यूरिफाई करके हमें वाटर देता है। इसके अलावा पोलिनेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इंसेक्ट्स एंड बर्ड पोलिनेट क्रॉप्स एंड वाइल्ड प्लांट्स, यानी कि जितने भी बाकी पौधे हैं, ये जो हशरात हैं, ये पौधे परिंदे हैं, वो मुख्तलिफ चीजों की जो फल वगैरह खाते हैं परिंदे, और एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते हैं, वहां के इनके एक्सट्रीशन के जरिए से जो पोलिनेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है। इंसेक्ट्स भी इसी तरीके से जो है एक चीज को लेके जाते हैं और उनमें से कुछ बीज दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सो इस तरह से जो फसलें हैं और जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनकी अफजाइश होती रहती है।
तीसरे नंबर पे है सपोर्टिंग सर्विसेज के इस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए पूरी वो सर्विस देता है इकोसिस्टम। दीज आर द इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इको सर्विसेज, जैसा कि सॉइल फॉर्मेशन यानी ज़मीन का अपनी जगह पे खुराक के काबिल रहना ताकि पौधे उसमें उगते रहें। तो इसका डिकम्पोजिंग एंड वेदरिंग क्रिएट फर्टाइल सॉइल, यानी कि ये हमारे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, इससे आपने देखा होगा कई सारी फसलें हैं उनको दोबारा काट कर जो है वो जमीन में डाला जाता है ताकि जमीन उनको दोबारा इस्तेमाल कर ले। सो फर्टाइल सॉइल होगी तो अच्छी अफजाइश के जो पौधे निकलेंगे और उनकी अच्छी खुराक जो वो पैदा कर सकेंगे। सो ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी है, यानी कि खुराक का एक पूरा साइकिल लेके चलते हैं। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट सस्टेन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल ग्रोथ। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस है, यानी कि जो एक निज़ाम जिंदगी है, मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम जिंदगी, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो उसको ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। इकोसिस्टम एंश्योर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम रेजिलियंस। एक दफा एक नस्ल के पौधे जो है या जो जानवर हैं वो एक जगह पे रहना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए वो साजगार माहौल रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि उनकी जो ज़रूरियात हैं और उनके रहने के काबिल जो चीज़ें। बाद जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं रह सकते, बाद ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दी में रहते हैं, बर्फानी रीछ वगैरह उसको बर्फ में कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जानवर होते हैं, जानदार होते हैं जो ऐसी जगह पर रहने के काबिल नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा जो कल्चरल की सर्विसेज हैं, कल्चर भी हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। दीज नॉन मटेरियल बेनिफिट्स एंड रिच ह्यूमन लाइफ। इससे इंसानी जिंदगी खुशगवार होती है, जिस तरह के रिक्रिएशन और टूरिज्म हमें प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल लैंडस्केप्स अट्रैक्ट विजिटर्स फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। इसके अलावा एस्थेटिक वैल्यूज हमें ऐड करते हैं। इकोसिस्टम्स इंस्पायर आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चरल आइडेंटिटी, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे जो हैं वो नेचर को अपनी वो सीनरियों पर लेके आते हैं, तो ये एस्थेटिक वैल्यू ऐड करते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस के हवाले से भी मैनी कल्चर्स वैल्यू इकोसिस्टम फॉर देयर सीक्रेट एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। तो इनकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन और सर्विस। फंक्शन भी हमने देख लिए, सर्विसेज भी देख ली, इनकी कुछ अहमियत है उसके हवाले से हम देखें तो इकोसिस्टम्स फंक्शंस एंड सर्विसेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि इंसानी हयात के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, एंड वेलबीइंग और बेहतर जिंदगी के लिए भी ये जरूरी है। दे एंश्योर, क्या जो इकोसिस्टम के फंक्शन और सर्विसेज है, दे एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रेगुलेट एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसी इकोसिस्टम के वजूद की वजह से ही जनरेट होती हैं। द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात का जब हम कटाव करते हैं और इकोसिस्टम डिग्रेड होता है, खराब करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन फैलाते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, ये सारी की सारी चीजें खतरात पैदा करती हैं। दीज फंक्शन एंड सर्विसेज, ये फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं और इनके सर्विसेज प्रोवाइड करने की एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है, लीडिंग टू नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी इस जमीन पर मौजूद है उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के लिए भी, और ग्लोबल इकोनॉमी जो दुनिया की मायशतें हैं उनके लिए भी नुकसान बनने का बायस बनती है। सो सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको हम एक जगह पे बरकरार रखें, जैसा हमें अच्छा और साफ सुथरा माहौल मिल रहा है, आने वाली नस्लों को भी इसी तरह से मिलता रहे और पौधे भी अपनी जगह पे रहें, स्पेसीज भी अपने आप को मेंटेन रखें। सो इस तरह का सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेज करने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए, टू प्रोटेक्ट and sustain ecosystems, it is essential to adopt sustainable practices। ये वो practices हैं जो हमें करने की जरूरत है ताकि इकोसिस्टम अपना सही तरीके से फंक्शन करता रहे, सर्विसेज देता रहे। सबसे पहले तो है कंजर्वेशन एफर्ट्स, हम उसको कंजर्व करने की कोशिश करें, प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्टिंग एंडेंजर स्पेसीज, ऐसी अनवा के पौधे, ऐसी अनवा के जानदार जो कि एंडेंजर हैं, खतरे में है, उनको साजगार माहौल चाहिए, रहने के लिए एक माहौल चाहिए, उस माहौल का मुहैया करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, हम डिफॉरेस्टेशन तो करते हैं, रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जहां पे खराब हुआ है, पौधों की बहुत ज्यादा कटाई कर ली है, वहां पर कटाई की पाबंदी होनी चाहिए और रिफॉरेस्टेशन होनी चाहिए जिससे रिस्टोर हो सकता है, और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करना जरूरी है। इसके अलावा सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, रिसोर्सेज का इतना इस्तेमाल करें जितने वो पैदा कर रहा है, ना कि इतने इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पैदा करने की सलाहियत खो दे। मैनेजिंग फिशरीज, फॉरेस्ट
एंड वाटर रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, यानी कि उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप जो मछलियों का शिकार है, जो जंगलात का कटाव वगैरह है, और इसके अलावा वाटर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, उसको बड़े जिम्मेदारी से करें। इसके अलावा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की जरूरत है ताकि री एंगेज हों और एक्टिविटीज ऐसी की जाएं जिससे जो माहौल है इकोसिस्टम अपनी बहाली की तरफ जाए। एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज इन इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स, ऐसे सिस्टम के अंदर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिससे जो इकोसिस्टम है वो बहाल होना शुरू हो जाए, प्रिजर्व। सो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम? सबसे पहले तो इस माहौल को समझना जरूरी है, दियर फंक्शन एंड सर्विसेज उनका भी समझना जरूरी है। फोस्टर्स एंड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर्स इंटरकनेक्टेडनेस, इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से नेचर जो है, फितरत है, आपस में इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे पर इन्हसार किए हुए है। एंड एम्फिसाइजेस, और इस चीज पर जोर देना, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दिस सिस्टम, यानी इकोसिस्टम का प्रिजर्व करना, उसको असल शक्ल में बरकरार रखना, जहां पे वो अपनी असल शक्ल खो चुका है उस शक्ल को बहाल करना फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि आने वाली नस्लें भी एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। सो ये था आज का हमारा सेशन। इकोसिस्टम के हवाले से अब आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपका जो रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो भी होना चाहिए। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर, एज ए रिसर्चर, एज ए डोनर, एज ए पार्टनर, कोलैबोरेटर, और कोई भी आपकी सर्विसेज हैं जो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको वेलकम कहते हैं। सो ये मिलजुल कर है, टीम एफर्ट है, और कोलैबोरेशन के जरिए से ही हम एक दूसरे का साथ बनते हुए एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अपने इलाके को और पूरी दुनिया को एक बेहतर मुस्तकबिल में बदल सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए। खुदा हाफिज।